हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज वीडियो जो मैंने बनाई है उसका टॉपिक ये है कि आज मैं आप लोगों को बेसिकली जो हमारा नेट का या फिर एचपीएससी का या फिर यूपीजीडीसी का जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसका नाम है जोग्राफिकल टेक्निक। तो आज हम जोग्राफिकल टेक्निक का कुछ बेसिक्स देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उसका बाइफर्केशन बताऊंगी कि उसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जितने मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट एक पोर्शन तो कम से कम कवर करने का ट्राई करूंगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही में जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि मैं वीडियो 15 मिनट की ही बनाऊंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी लगेगा कि आप लोगों को छोटा वीडियो है तो आप लोग जल्दी उसको कवर कर लोगे। और साथ में इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जाओगे। अभी नहीं, ये वीडियो मैं रात में अपलोड कर रही हूँ तो आपको कल मॉर्निंग तक ये इसकी पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको अपलोड हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज जोग्राफिकल टेक्निक। इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक का नाम है कार्टोग्राफी, दूसरा टॉपिक है हमारा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, और तीसरा है हमारा स्टैटिस्टिक्स, और चौथा है हमारा मॉर्फोलॉजी। तो कार्टोग्राफी के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला, सोर्सेज ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। यानी है जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन या जो डेटा हमें मिलता है जोग्राफी से रिलेटेड, तो उसका हमें स्पेशल और नॉन स्पेशल सोर्स देखना है। स्पेशल का मतलब जो किसी एरिया से रिलेटेड रहता है, एक स्पेस से रिलेटेड रहता है। नॉन स्पेशल मतलब उस एरिया की प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप, यानी इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं। थर्ड टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग की कितनी टेक्निक है, तो देखो सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन हमें आई थिंक ये भी, हाँ ये भी है सिलेबस में कि कोरोप्लेथ मैप, आइसोरिथमिक मैप, डेसीमेट्रिक मैप, कोरोक्रोमेटिक मैप एंड फ्लो मैप्स, ये सारे के सारे मैप्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप। ये जो मैप में जो हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसके कितने तरीके हैं। पहला, पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ग्राफ से, और एक हिस्टोग्राम भी इसमें होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले जीआईएस का डेटाबेस, ये टोटल 3 तरीके से होता है। रेस्टर डेटा, वेक्टर डेटा एंड एट्रीब्यूट डेटा फॉर्मेट। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। रेस्टर का अलग तरीका होता है, वेक्टर का अलग तरीका होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ जीआईएस। जीआईएस का क्या काम है। जीआईएस के टोटल मेन 3 काम होते हैं। कन्वर्जन करना, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना इन्फॉर्मेशन में, एडिटिंग करना एंड एनालिसिस करना। इसके अलावा ये टॉपिक नेक्स्ट है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जिसको हम डीईएम भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 मॉडल और आते हैं। एक आता है डीटीएम, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल टेरेन मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल टेरेन मॉडल। और एक होता है डीएसएम। डीएसएम का मतलब होता है डिजिटल सरफेस मॉडल। ठीक है, डिजिटल सरफेस मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक इज जियो रेफरेंसिंग, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, मैप प्रोजेक्शन पढ़ते हैं एंड डेटम पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा WGS84 जो हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं मैप मेकिंग में, जियो रेफरेंसिंग में, वो हमारा डेटम के अंदर आता है। नेक्स्ट इज जीआईएस एप्लीकेशन। जीआईएस की क्या क्या एप्लीकेशन है। पहले एप्लीकेशन है थीमेटिक कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है, जो थीम्स वाली कार्टोग्राफी बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इसी के अंदर दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, SDSS। इसको हम SDSS ही बोलते हैं, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये नेक्स्ट इसका फंक्शन है। देन बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के क्या बेसिक्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें हमें पढ़ना है, सेंसर्स पढ़ने हैं, प्लेटफॉर्म्स पढ़ने हैं, रिजोल्यूशन और उसके टाइप, एलिमेंट्स ऑफ एयर फोटो, जो हमारी एयर फोटो होती है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सैटेलाइट क्या है, इमेज एंड इमेज इंटरप्रिटेशन एंड फोटोग्रामेट्री। सॉरी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, जीपीएस कंपोनेंट। जीपीएस के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं, स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट एंड रिसीवर सेगमेंट। नेक्स्ट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। हाँ, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ हुआ, जीपीएस के कंपोनेंट्स हुए, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हुआ। इसके अंदर डेवलपमेंट इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, बिग डेटा शेयरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया।
फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स आता है पार्ट 3 ऑफ जोग्राफिकल टेक्निक। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बेसिकली 3 चीज़ आती हैं, एक मीन आता है, मॉड आता है और मीडियम आता है, मीडियन आता है। फिर नेक्स्ट है डिस्पर्जन एंड इनइक्वालिटीज, सैम्पलिंग, ठीक है। फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट देखते हैं, टी टेस्ट देखते हैं और एनोवा टेस्ट देखते हैं। देखो ये जो चीज़ें है ना, ये हमारे जो पेपर 1 का रिसर्च है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी। तो चाहे तो आप यहाँ कंप्लीट कर लो, या पेपर में जब रिसर्च पढ़ोगे कहीं टीचर से तो उससे ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ इंडाइसिस, मेकिंग इंडिकेटर्स स्केल फ्री, कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ज्योग्राफिकल टेक्निक इज मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम, बाइफर्केशन रेशियो, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, बेसिन सर्कुलरिटी रेशियो, फॉर्म फैक्टर, ये चारों हो गए। उसके बाद मतलब 6 हो गए। उसके बाद प्रोफाइल पढ़ते हैं, स्लोप एनालिसिस क्या होता है, क्लाइनोग्राफिक कर्व क्या होता है, हिप्सोग्राफिक कर्व क्या होता है और एलटी मेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। इस बार के जो एनटीए के पेपर में वो हिप्सोग्राफिक कर्व से क्वेश्चन आया था, ठीक है। 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया क्या है। अब थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं अपने नोट्स बेसिकली पढ़ रही हूँ इसमें और आप लोगों को समझाती जाऊंगी। मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन टू सम स्पेसिफिक स्केल। मैप बेसिकली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी प्लेन सरफेस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दूं कि मान लो ये हमारा कोई भी एक प्लॉट है, ठीक है। किसी भी एक सिटी में हमारा एक प्लॉट है, ठीक है। तो उस सिटी के प्लॉट को आप एक मैप में, यानी एक मैप का फीचर बना के उसको हम कैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। यानी किसी प्लेन सरफेस को बेसिकली आप किसी प्लेन सरफेस का कैसे आप मेजरमेंट करते हो। अब देखो इसका मेजरमेंट करने का क्या तरीका होता है, आपको इसकी स्केल पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई प्लेन एरिया को जो आप ड्रॉ करके मैप के अंदर लेकर आते हो, उसको मेजर करके बाय द यूज ऑफ स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैप कहते हैं। तो मैप इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन टू सम स्पेसिफिक स्केल। यानी स्केल की मदद से आप कोई भी प्लेन सरफेस को मैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये समझाया गया। नेक्स्ट कार्टोग्राफी क्या होती है। देखो कार्टोग्राफी के अंदर मैप मेकिंग सीरीज होती है। क्या होती है, मैप मेकिंग सीरीज। यानी कोई भी कार्टोग्राफर है, वो बेसिकली एक व्यक्ति ने कहा है, इरविन राइस ने कहा है कि कोई भी कार्टोग्राफर जो है वो 50% जोग्राफर होता है, 30% आर्टिस्ट होता है, 10% मैथमेटिशियन होता है और 10% वो अदर कोई भी मिसलीनियस सब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। मिसलीनियस स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो यानी अगर इरविन राइस ने क्या बोला है कि अगर आपको कार्टोग्राफर बनना है तो आपको 50% ज्योग्राफी आनी चाहिए, 30% आपको मैप मेकिंग टेक्निक यानी आर्टिस्ट वाली कला आनी चाहिए, 10% आप मैथमेटिशियन होने चाहिए और 10% थोड़ा बहुत आपको अदर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इरविन राइस ने कहा है, ठीक है। तो कार्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम एन एक्चुअल सर्वे। देखो बेसिकली कार्टोग्राफी में हम करते क्या है, हमारे एक्चुअल सर्वे, जैसे मान लो मैंने एक एरिया का सर्वे लिया है, ठीक है। एक्चुअल सर्वे का मतलब जो प्रैक्टिकल सर्वे किसी मैंने एरिया का एक्स एरिया का लिया है, ठीक है। अब उस एरिया के प्रैक्टिकल सर्वे से लेके, ठीक है, पूरा सर्वे मैंने करा और फिर लास्ट में मैंने प्रिंटिंग ऑफ मैप्स किया। क्या किया मैंने, प्रिंटिंग ऑफ मैप। तो इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। मान लो आपसे किसी ने कहा कि एक सिटी है, उसमें जाके पहले सर्वे करो, फिर सर्वे करा आपने, सारा क्वेश्चनर बनाया, सारी रिपोर्ट बनाई, सारी फाइल बनाई, सब कुछ करके आप लास्ट में क्या कर रहे हो, उसका मैप प्रिंट कर रहे हो। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। और कार्टोग्राफी के अंदर मैंने क्या बताया, 30% ज्योग्राफी चाहिए आपकी, 10% आपकी आर्ट वाली कला होनी चाहिए, 10% आपको मैथ्स भी आना चाहिए, और क्योंकि मैथ्स में ही सैम्पलिंग वगैरह करोगे, लॉजिक लगाओगे, है ना, ये सब करोगे, और 10% अदर नॉलेज सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी कभी नहीं भूलोगे कार्टोग्राफी क्या होती है। एक्चुअल सर्वे से लेके मैप प्रिंट करने की पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैप के अंदर बेसिकली 3 चीजें शो की जाती है। पहला, मैप के अंदर लोकेशन शो की जाती है कि किस जगह का बना रहे हो, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक फैला है वो एरिया। दूसरा, मान लो मैंने एक्स सिटी की, जैसे मैंने एक्स सिटी का बनाया मैप, तो एक्स सिटी की एट्रीब्यूट्स का मतलब हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उस एरिया के। फिर रिलेशन ऑफ फीचर टू द अदर फीचर। अब मान लो एक मैप आप बनाओगे
ठीक है, एक्स सिटी का बना रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप दूसरे सिटी के मैप से जब कंपेयर करोगे तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है, वो सब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैप में ये चीज़ें शो की जाती हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मली देखो तो जैसे अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, ठीक है, अगर मैं इंडिया का ऐसे जनरल मैप बनाऊं, ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं ना मैप में, मतलब जनरल बना रही हूँ मैं, तो जैसे हमने देखा कि ये वाला मान लो आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है, और फिर ये वाला आपका थोड़ा केरला वाला इस साइड वाला कोस्टल एरिया मान लेते हैं। तो इन दोनों एरिया की जब आप मैप बनाओगे तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, पहले इनकी लोकेशन पता चलेगी कि कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है, इनका एक्सटेंशन पता चलेगा। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, कितने डिग्री में लोकेटेड है, कितने एल्टीट्यूड में लोकेटेड है। सेकेंड चीज ये तो आपको पता चलेगी। सेकेंड चीज इनकी प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। प्रॉपर्टीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इनके एट्रीब्यूट्स आप लोगों को पता चलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कि मैप एक्स और वाई में क्या बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है, क्या कॉमन है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैप से पता चलेंगी। ठीक है, आई होप इट क्लियर टू यू। तो समझ में आ गया ये सब। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, एक और डेफिनेशन याद रख लो, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कार्टोग्राफी क्या है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। एंशियंट जोग्राफर ने क्या कहा है, हैव अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द बेसिक्स। हाँ, जो हमारे ग्रीक जोग्राफर्स है ना, उन लोगों ने कार्टोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया ये भी पूछ सकते हैं। उन्होंने इक्वेटर को डिटरमाइन किया है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन किया है। अब आप लोगों का एक वर्क है, अगर आप लोगों ने थॉट पढ़ा है तो आप लोग बताइएगा कि इक्वेटर को कि जो मतलब आप सिंपल से इतना काम करिए, कमेंट सेक्शन में जितने भी ग्रीक जोग्राफर्स हैं उनका नाम आप एक बार लिखिएगा। ठीक है, मैं बता सकती हूँ हिकैटियस, हेरोडोटस, लेकिन आप लोग भी थोड़ा लिखने का ट्राई करिए। ठीक है, तो इक्वेटर को डिटरमाइन करा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन किया इन लोगों ने। सिस्टम और डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू, हाँ ये डिफरेंट टॉपिक, इनका नाम तो आपको याद होना चाहिए। ऐसे कौन से जोग्राफर हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी को 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया। टॉपिक्स जानते हो ना, इस तरीके के टॉपिक में मतलब टॉपिक्स में बताया था उन्होंने, जोन में बताया था ऐसे कि ये वाला जो जोन होता है इक्वेटर के, ये वाला इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ये बेल्ट है ये वाला, और ये वाला बेल्ट है, इसको इन्होंने बताया था टेम्परेट जोन। क्या बताया था, टेम्परेट जोन। और जो ऊपर वाला पोल वाला जो है तो उन्होंने इसको बताया था फ्रिजिड जोन, FRIZID। ठीक है, तो उन स्कॉलर का नाम बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, जिन्होंने ये तीनों जोन्स बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही में इन लोगों ने प्रोजेक्शंस के बारे में भी डिफाइन किया है। एक व्यक्ति थे, अगर आप लोग नाम याद कर पा रहे हो, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर जो थे ना, उनको मैप मेकर भी बोलते थे। ठीक है, तो इनके बारे में जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप लोग कितना जानते हैं इन लोगों के बारे में। नाम तो बेसिकली लिखिएगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। कितने टाइप के मैप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। स्केल के टाइप में मैप्स टोटल देखो 2 टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले दोनों को बोलते हैं लार्ज स्केल। ठीक है, क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल। और ये जो नीचे वाले 2 हैं इनको बोलते हैं स्मॉल स्केल। अब देखो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। ये हम पढ़ते तो बहुत है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल, लेकिन हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है कि होता क्या है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये कोई भी सिटी है, सिटी मान लेते हैं हम, सिटी ले लेते हैं, कौन सिटी ले ले, मान लो हम इंदौर ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो इंदौर सिटी है। इस इंदौर सिटी के अंदर कोई भी एक एरिया है, मान लेते हैं भूल भुलैया नगर है। ठीक है, भूल भुलैया नगर। ठीक है, तो इस नगर का मुझे पूरा प्लॉटिंग करना है। क्या करना है, मुझे पूरा प्लॉटिंग करना है इस एरिया का। तो जब मैं इस पूरे भूल भुलैया नगर की प्लॉटिंग करूंगी तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छा ये एरिया, ये इंदौर से तो छोटा एरिया है ना, ये एरिया क्या है, छोटा है। अभी एरिया छोटा है, लेकिन इसकी मुझे एक एक डिटेल चाहिए, यानी स्मॉल एरिया की, मुझे स्मॉल एरिया की कैसी डिटेल चाहिए, लार्ज डिटेल्स चाहिए। यानी मुझे एक छोटे से एरिया की ज़्यादा डिटेल चाहिए। यानी मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कितने प्लॉट जो हैं वो वेकेंट हैं। ठीक है, कहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, सप्लाई वाला जो पानी आता है वो कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पर शॉप्स कितनी हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेंडर्स कितने हैं। यानी ये सब चीज़ें मुझे छोटे छोटे माइन्यूट चाहिए। यानी मुझे स्मॉल एरिया का जब लार्ज डिटेल चाहिए तो उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लार्ज स्केल मैप। अब इसका अपोजिट देख लो,
अब अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो ये एरिया है आपका, मान लेते हैं कि इसको, अच्छा इसकी स्केल देख लेते हैं, स्केल कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1:500, यानी इसका मतलब क्या है कि मैंने 500 किलोमीटर एरिया को 1 सेंटीमीटर एरिया के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे मान लो, ठीक है। अब इसका अपोजिट देख लो, यानी इसका मतलब है कि 500 वाला एरिया जो था पूरा, 500 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था उसको मैंने 1 सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप के अंदर क्या होता है, हम एरिया तो बड़ा लेते हैं, एरिया कैसा लेते हैं, लार्ज। इसमें एरिया तो लार्ज लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, इसमें जो डिटेल्स हैं वो उसमें लेस होती हैं, यानी डिटेल्स इसमें क्या होती है, लेस। यानी आप किसी भी एरिया का, अगर वर्ल्ड का मैप है, फिर कुछ बना रहे हो पूरे मैप का, ठीक है, जिस तरीके से कुछ भी आप बना रहे हो, तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी, कहाँ पर कौन सी वेकेंट एरिया है, या कहाँ पर कौन सा स्कूल बना है, कहाँ पर कौन सा टेम्पल बना है, ये सब आप नहीं बता सकते हो। यानी एक ऐसा मैप जो एरिया तो बड़ा कवर कर रहा है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हैं वो कैसी हैं, लेस डिटेल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप। और लेकिन एरिया तो छोटा है लेकिन डिटेल्स वो लार्ज कवर किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। इसकी स्केल का रेशियो अगर हम देखें तो 1 रेशियो मान लो 5 लाख मान लो, ठीक है, इस तरीके से मान लो 1/10, ठीक है, 2 ज़्यादा लग 1/10, तो इसको आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने मैप बनाया तो वो कैसा मैप माना जाएगा, स्मॉल स्केल मैप माना जाएगा, ठीक है। तो यानी ये समझ में आया डिटेल। अगर इसमें आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं इसको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो लार्ज स्केल में सबसे आता है कैडेस्ट्रल। कैडेस्ट्रल आप जानते होगे, गांव में जो खसरा वगैरह होता है वो इसी मैप पे बनता है, ठीक है। टोपोग्राफिकल भी होता है, वॉल मैप भी होता है और एटलस मैप भी होता है, तो ये दोनों स्मॉल स्केल है। अब टोपोग्राफिक डिटेल्स पर बनता है हिप्सोमेट्रिक कर्व, हिप्सोमेट्रिक मैप और प्लेनीमेट्रिक मैप, ठीक है। ये दोनों मैप ध्यान रखिएगा अच्छे से, इसका भी आगे मैं डिटेल लिखी समझाती हूँ, ठीक है। स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन में 2 टाइप के मैप होते हैं, क्वालिटेटिव मैप और क्वांटिटेटिव मैप। देखो क्वालिटेटिव मैप में बेसिकली क्या आता है, चलो मैं बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्वालिटेटिव मैप मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है, चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ। देखो क्वालिटेटिव मैप के अंदर क्या होता है, हाँ, तो क्वालिटेटिव मैप में देखो हम ऐसे देखते हैं, जो क्वालिटेटिव मैप हमारा होता है ना, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, बेसिकली बहुत सारे मैथड, जैसे हम क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कलर पैच मैथड हो गया हमारा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एरिया फिल्ड विद डिफरेंट कलर, किसी भी एरिया को अगर आपको शो करना है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम शो करते हैं। जैसे सॉइल के लिए अलग कलर हम इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के लिए कलर इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कलर्स का, ठीक है। इसमें टेंट मैप्स होते हैं, जो आप फिजिकल ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो मैप्स देखते हो ज़्यादातर टेंट मैप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का मैप आता है सिंपल शेड मेथड। इसमें ब्लैक इंक का इस्तेमाल हम करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया। शेडोज यूज्ड इन दिस मैप हैव नो रिलेशन टू द, हाँ ये बात याद रखना है, इसमें जो हम कलर शेडो यूज़ करते हैं उसका कोई भी रिलेशन किससे नहीं होता है, डेंसिटी से नहीं होता है। ऐसे मतलब सोच लेना, अगर लाइट ग्रे कलर है तो कम एरिया वाला, कम एरिया में लोग रहते हैं, या फिर डार्क एरिया है तो ज़्यादा डेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें हम एग्रीकल्चर एरियाज को दिखाते हैं, मिट्टियों को दिखाते हैं, देखते हो नहीं आप कभी कभी मिट्टियों में 4 पोर्शन है तो कहीं कहीं डॉट दिखा देंगे, कहीं कहीं ऐसे डार्क लाइन कर देंगे, कहीं हल्की लाइन कर देंगे, तो ये सारे के सारे सिंपल शेड मेथड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पिक्टोरियल मैप आप जानते हो, पिक्टोरियल मैप में हम पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। कोई भी मैप है जिसमें हम ट्रीज बना देते हैं, होम बना देते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम पिक्टोरियल मैप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कोरो स्कीमेटिक सिंबल मैप। कोरो स्कीमेटिक सिंबल मैप के अंदर क्या क्या करते हैं हम, डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, पिक्टोरियल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और लिटरल, लिटरल का मतलब कोई भी लेटर लिख देंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। नेक्स्ट मेथड आता है नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड में हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो इंडिया का मैप बनाया, कहीं हमें राइस ग्रोन एरिया बताना तो वहाँ राइस लिख देंगे, वहाँ वीट लिख देंगे, तो इस तरीके का जो होता है वो नेमिंग मेथड होता है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव मैप्स की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मैप्स के अंदर क्या आता है, कोरोप्लेथ मैथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शेडो का इस्तेमाल। देखो पिछले वाले में जो मैंने सिंपल शेड में आप लोगों को बताया था, वो ये बताया था कि शेड वाले में शेड का मतलब सिर्फ शेड करना होता है, कोई डेंसिटी रिप्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन क्वांटिटेटिव मैप में क्या होता है, जो कोरोप्लेथ मेथड होता है उसमें हम शेड का मतलब ये होता है कि अगर किसी एरिया में हल्की शेड करिए यानी वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है, लेकिन किसी एरिया में डार्क करिए यानी वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और पर कैपिटा इनकम के लिए, नेशनल इनकम के लिए भी इस मैप का इस्तेमाल करते हैं, कोरोप्लेथ मेथड का। नेक्स्ट है आइसोप्लेथ मेथड। इसमें हम लाइन ज्वाइन करते हैं डिफरेंट प्लेस। देखो आइसोप्लेथ मैप बेसिकली क्या होता है, लाइन ज्वाइन करता है। किसकी लाइन ज्वाइन करता है, जैसे मान लो एक पूरी एरिया है, इसमें क्या है आइसो बार हैं, जैसे यहाँ 30 का बन रहा है, यहाँ 30 का बन रहा है, यहाँ 30 का प्रेशर बेल्ट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे प्रेशर बेल्ट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं आइसो बार लाइन। क्या बोलते हैं, आइसो बार लाइन। तो ऐसी लाइन और ऐसी प्लेस को जोड़ने वाली लाइन जिसकी सेम वैल्यू हो, ठीक है, ठीक है, और सेम डेंसिटी हो, और उसको मैप में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आइसोप्लेथ मैप कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, आप लोग एग्जांपल से समझ में आएगा। जस्ट वेट एक मिनट। इसका एग्जांपल ऐसे है ये देखो, मैंने कुछ लाइंस लिखी है। जैसे आपने लोगों ने कंटूर लाइंस तो पढ़ी होगी, है ना। कंटूर लाइंस क्या होती हैं, लाइंस ऑफ इक्वल एलिवेशन, ठीक है, जो इक्वल सी लेवल से जो इक्वल एरिया वाले जो लैंड सरफेस होते हैं उनको मिलाने वाली लाइंस को हम, इमेजिनरी लाइंस को क्या बोलते हैं, कंटूर लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे हम आइसोथर्म पढ़ते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, ये मैं एक बार पढ़ा देती हूँ। आइसोथर्म के अंदर क्या होता है, लाइंस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, ऐसी लाइन ऐसी प्लेसेस को जोड़ने वाली लाइन जिसका टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो। आइसोजियोथर्म में क्या होता है, इक्वल एनुअल मीन टेम्परेचर, यानी जो मीन का जो टेम्परेचर, एनुअल यानी साल भर का जो टेम्परेचर है, उनको जोड़ने वाली लाइंस को बोलते हैं आइसोजियोथर्म। आइसोचैम किसे कहते हैं, जिसमें विंटर कहा जाता है। आइसोथेरियन किसे कहते हैं, जिसमें समर टेम्परेचर का, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आइसोथेरियन से याद रखिएगा कि समर टेम्परेचर से रिलेटेड वाला जो होता है वो आइसोथेरियन होता है। फिर आइसोहेल में क्या होता है, ये सन साइन या फिर मतलब इक्वल एरिया में जो सन आ रहा है, सन की रेज आ रही है, सन की रेडिएशंस आ रही हैं, उनको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोहेल। आइसोस्टेयर्स में कहते हैं कि इक्वल एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, यानी एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है उसको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोस्टेयर। आइसोबार मैं बता चुकी हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ने वाली लाइन्स, ठीक है। आइसोड्रोसोथर्म्स मतलब होता है कि लाइन ऑफ इक्वल और कांस्टेंट ड्यू पॉइंट। ड्यू मतलब जो फॉग वाला बनने वाला कंडीशन होता है ना, जो हमारा जो क्लाउड होता है वो कंडेंस हो जाता है, उस एरिया को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं आइसोड्रोसोथर्म। आइसोग्लॉस का मतलब होता है लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, कल्चरल ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है। अब मैं बाद में आपको कल्चरल ज्योग्राफी भी समझाऊंगी, अभी इतना समझ लो कि आइसोग्लॉस वो लाइंस होती हैं जो इक्वल लैंग्वेजेस को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। ये भी इमेजिनरी है, कोई वैसी नहीं है। आइसो हाइट के अंदर क्या आता है, जो इक्वल बारिश वाली एरिया को ज्वाइन करने वाली लाइन। आइसो ह्यूम्स में लाइन ऑफ कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नमी को ज्वाइन करने वाली। आइसो नेफ मतलब होता है लाइन इंडिकेटिंग इक्वल क्लाउड कवर, ठीक है, इक्वल क्लाउड कवर कहाँ कहाँ है उसको डोनेट करने वाली लाइन को बोलते हैं आइसो नेफ। आइसो चैलेंजर्स को बोलते हैं कि लाइन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल स्टॉर्म, ठीक है, जो हेल स्टॉर्म आता है उसको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं आइसो चैलेंजर्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइसो फ्रंट का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ सेम टाइम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, जहां पर सेम टाइम में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसको आइसो फ्रंट कहते हैं। आइसोक्रोन्स कहते हैं लाइंस ऑफ इक्वल ट्रेवल टाइम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसोडेपेंस कहते हैं, ये आपका वेबर, जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है आपका, उसमें जो वेबर्स पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो आइसोडेपेन। लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहाँ कहाँ पर सेम रहेगी उसको आइसोक्रोन कहते हैं। आइसोडेपेन के अंदर आता है लाइन ऑफ इक्वल आइसोटेच के अंदर आता है लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड, विंड की स्पीड कहाँ कहाँ सेम है। आइसोगोन के अंदर आता है लाइन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इतना मतलब लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। आइसोबैथीथर्म्स के अंदर आता है लाइन शोइंग डेप्थ ऑफ वाटर विथ इक्वल टेम्परेचर, ठीक है, जो समुद्र के अंदर जो वाटर है उसके टेम्परेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन। आइसोहेलाइन का मतलब होता है लाइन ऑफ इक्वल ओशन सैलिनिटी, जो सैलिनिटी है ओशन उसको जोड़ने वाले एरिया को। आइसोपिक्टल्स का मतलब होता है आर सरफेस ऑफ इक्वल वाटर डेंसिटी, सेम वाटर डेंसिटी वाले एरिया को बोलते हैं आइसोपिक्टल्स, ठीक है। तो आइसोनिफ का मतलब होता है, ये सब ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचा था टॉपिक इसमें, ये सारे के सारे आइसो हो गए। हाँ, एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं डॉट मेथड। ये जो डॉट मेथड है हमारा, ये भी किसके अंदर आता है, ये हमारा आता है कोरोप्लेथ मैप के अंदर आता है, सॉरी क्वांटिटेटिव मैप्स के अंदर आता है, ठीक है, डॉट मेथड। ये लास्ट टॉपिक आज का है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डॉट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों से कहे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है तो क्या बोलोगे, डॉट, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक एरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक से। एरियल को रिप्रेजेंट करने वाला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं स्टिल जैन बोर,
क्या बोलते हैं, स्टिल जैन बोर मेथड। और जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं स्टैंडी गियर, क्या बोलते हैं, स्टैंडी गियर मेथड। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर देखो, डॉट लिखो या फिर पॉइंट लिखो एक ही बात है। इसमें रूरल पॉपुलेशन दोनों की पॉइंट या डॉट होती है, लेकिन जो स्टिल जैन बोर है ना, स्टिल जैन बोर, उसमें अर्बन पॉपुलेशन को सर्कल से बनाते हैं, और जो स्टैंडी गियर मेथड है उसमें अर्बन पॉपुलेशन को वॉल्यूम से बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद करें। मैंने ऐसे याद किया था कि जो एरिया है वो सर्कल है और जो वॉल्यूम है वो स्फेयर है। ठीक है, तो स्टिल जैन बोर, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो स्टिल जैन बोर बी आएगा, ए के बाद बी आएगा, एरियल में बी आएगा बोर, और वॉल्यूमेट्रिक का स्टैंडी गियर बचा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और जो आपके फ्रेंड जिनको सच में लगता है कि ज्योग्राफी उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो क्योंकि उसमें मैं सारी इसी की PDF में डाल दूंगी कल मॉर्निंग तक। सो थैंक यू सो मच।